बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज 16 दिसंबर जिसमें दो सानहे हुए कि 16 दिसंबर जिसमें पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा हुआ, दो लख्त हुआ पाकिस्तान, तकसीम हुआ पाकिस्तान, सुकूत ढाका हुआ और पाकिस्तान को जाहिर है कि एक अपने बाजू से महरूम होना पड़ा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है, हमें माजी में झांकना है और अपने जितने भी हमारे मसाइल हैं उनको ख़त्म करके पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी, पाकिस्तान के अवाम की सरबुलंदी और ताकत का बेहतरीन सरचश्मा अवाम ही होंगे, ये फैसला करना है। बहरहाल आज के दिन ही दूसरा अहम वाक़या जो कि 16 दिसंबर 2014 को हुआ, इस एक वाक़े ने पाकिस्तान को यकजा किया, पाकिस्तान को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा हुआ। इस तकरीब में से तामीर का पहलू पाकिस्तानी कौम ने निकाला, एक बेहतरीन ऑपरेशन हुआ, पूरी पाकिस्तान की कौम यकजा हुई और फिर उसके बाद आपने देखा कि दहशतगर्दी को शिकस्त दी गई, अमन पाकिस्तान के अंदर लौट आया। ये भी हम आपको दिखा देते हैं और फिर कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था ज़रा वो भी देखिए। फिर उसके बाद हम अहमद नवाज से बात करेंगे जो कि बच जाने वाले खुश नसीब स्टूडेंट थे APS के। ज़रा देखिएगा 16 दिसंबर 2014 जी। और 2014 16 दिसंबर जिसने कि पाकिस्तान के आवाम को झंझोड़ा और एक दफ़ा फिर अमन की राह के लिए तमाम कौम यकजा हुई, एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो मुरतब पाया। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त APS के बच जाने वाले स्टूडेंट अहमद नवाज जो कि इस वक्त बर्मिंघम बरतानिया में मौजूद हैं। उनके भाई हारिस नवाज शहीद हुए इस दिन। उनसे हम पूछते हैं कि आज के दिन की यादें और उसके बाद जो उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, जिंदगी जीने की तरफ वो गए हैं, वो किस तरह से मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। अहमद बताइए ज़रा 16 दिसंबर का जहन में आते ही आपके कौन से वाक़यात आपके जहन में आ जाते हैं, खास करके आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से कितनी तल्ख यादें हैं, आप अब भी याद करते हैं उस दिन को या नहीं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। 16 दिसंबर का जो दिन है तो मेरे ख्याल से वो तो हम कभी भी नहीं भूल सकते, इसलिए क्योंकि उस वाक़े में मैंने अपना भाई भी खोया। इसके अलावा जो है तो मैंने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने जो है तो मरते हुए देखा। तो ये चीज़ें जो है तो मेरे ख्याल से मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। 16 दिसंबर के दिन से जो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा के लिए पड़ी रहेगी तो वो ये है कि जब मैं उधर स्कूल में था, जब ये हादसा शुरू हुआ, जब दहशतगर्द अंदर आए स्कूल में, तो उन्होंने बेदर्दी से सब बच्चों को जो है तो सर पे गोलियां मारना शुरू कर दी। मैं उधर लेटा हुआ था तो मेरे सामने जो है तो मैंने देखा कि मेरे दोस्तों को सर पे गोलियां मारी हैं। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज अनफॉरगेटेबल फॉर अ यंग पर्सन। मैं 14 साल का था उस वक्त, तो इसलिए मेरे लिए इट वाज इवन हार्डर। इसके बाद जो है जब मैं दूसरे कमरे में छुपने गया तो वहाँ पर मुझे मेरे टीचर को मेरे आँख के सामने जलाया और जब मुझे निकाले जा रहे थे, मुझे डेड बॉडीज की एक गाड़ी में डाला और अस्पताल लाए। तो ये चीज़ें जो है जब रास्ते में मैंने बच्चों की लाशों को देखा तो ये चीज़ें बिल्कुल मेरे ख्याल से मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और हमारे लिए तो और मेरे ख्याल से सारी APS की फैमिलीज़ के लिए जो है तो हर दिन उसके बाद 16 दिसंबर ही रहा है और हर दिन गमज़दा है क्योंकि हमने अपने चाहने वाले को इस हादसे में। बिल्कुल अहमद, हमारे सबके लिए बहुत ही अफसोसनाक ये दिन है, ये एक तारीख दिन है पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन थोड़ा सा बताइए कि आपके उस्ताद आपसे छिने, आपके दोस्त, आपका स्कूल, फिर आप बीमार हो गए, यानी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे आप, तो ये तमाम पीरियड जो है ये किस तरह का, और फिर हारिस की आपके सामने जो है वो शहादत हुई, थोड़ा सा वो भी हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही बहादुर बच्चे हैं। अब तो माशाल्लाह बहादुर नौजवान हैं, उस वक्त आप बच्चे थे, बताइए जरा नाज़रीन को। जी मेरा भाई हारिस नवाज जो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा था, उसको स्कूल में सर पे गोली लगी थी, उसको दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। मुझे एक्चुअली इसके बारे में पता भी नहीं था। 15 दिन तक मुझे जब अस्पताल में लाया गया तो मेरी हालत जो है तो बहुत क्रिटिकल थी। तो डॉक्टर्स ने कहा था मेरे पेरेंट्स को कि इनको इसका पता ना चले, तो इन्होंने मुझे बताया कि हारिस किसी और अस्पताल में है, तो वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हुआ सिर्फ। तो मैं सैटिस्फाइड था कि अच्छा कि वो बच तो गया है, जो हालात अंदर स्कूल में थे इससे बचना ही नामुमकिन था बिल्कुल। तो फिर 15 दिन बाद मुझे एक दोस्त से पता चला कि हारिस उस हादसे में शहीद हुआ था।
بہت سخت سے حالات تھے اس وقت، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بہت سی فیملیز کے لیے، پورے پاکستان کے لیے بہت سخت حالات تھے 16 دسمبر کے اس دن. سارے لوگ رو رہے تھے اور انکریجمنٹ ایک دوسرے کو دے رہے تھے. اس وقت جو ہے تو سب سے بڑی کریڈٹ جو ہے تو میرے خیال سے پاکستانی قوم کو جاتی ہے کہ انہوں نے جس طرح ہماری انکریجمنٹ کی ہر قدم پر، وہ آئے ہمارے. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی آپ نے کہا کہ ان قاتلوں کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو عوام کے سامنے لیا جائے، کبھی لایا جائے، کبھی سوچا آپ نے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی، اس حادثے کا ذمہ دار جو ہے تو اسپیسیفک پیپل کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کرنا، ہم نے اس آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ what led them to do this kind of attack. اور میرے خیال سے میرے لیے فوکس یہی رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں کہ how can we tackle this ideology that led to this such an attack, because that is how اسی طرح سے ہم مستقبل کے اٹیک سے روک سکتے ہیں. تو اس دہشت گردی کی جو آئیڈیالوجی ہے تو اس کی پیچھے جو ہے تو لا تعلیمی تھی اور غلط تعلیم تھا. تو یہ چیزیں جو ہے تو اس پہ فوکس کرنا تھا، تو اسی لیے میں نے اس پر زیادہ فوکس کیا rather than focusing on the people who did the attack. بالکل. احمد، آپ کی زندگی رکی نہیں ماشاءاللہ، آپ نے اس تقریب میں سے ایک تعمیر کا پہلو نکالا، اپنی زندگی کو بنائی. بے شمار آپ کی اچیومنٹس ہیں. اس وقت آپ برطانیہ میں زیر تعلیم ہیں. بتائیں گے لوگوں کو کہ اس کے بعد زندگی پہ اثر کتنا پڑا اور کتنا مثبت اثر پڑا؟ جی، پھر اس حادثے کے بعد جب یہاں پر مجھے برطانیہ میں علاج کے لیے لایا گیا تو یہاں پر میں نے علاج کے بعد جو ہے تو میں نے جب تعلیم شروع کی اپنی، تو میں نے ایک عزم کیا تھا جب میں ہسپتال میں تھا کہ میں نے ابھی اس طرح کچھ کرنا ہے، اس طرح ایک کمپین میں نے چلانی ہے کہ میں مستقبل کے اٹیک سے روک سکوں، پورے نہ صرف پاکستان کے نوجوانوں کو بلکہ پوری دنیا کی نوجوانوں کو میں امپاور کر سکوں، بیکاز دیٹس ویئر آور پوٹینشیل لائز. تو میں نے ایک کمپین سٹارٹ کیا یہاں پر یو کے میں، پرائم منسٹر اور یو کے کی پرائم منسٹر اور ہوم آفس کی مدد سے. یہاں پر میں اینٹی ریڈیکلائزیشن کے اس سال مجھے پرتگال کے پریزیڈنٹ نے انوائٹ کیا تھا پرتگال، جہاں میں کرویشین پریزیڈنٹ، بولیوین پریزیڈنٹ، ان سارے پریزیڈنٹس وغیرہ سے ملا. لیکن ہر جگہ میں یہ میسج لے جاتا ہوں اپنے ساتھ کہ we as Pakistanis have suffered a lot from terrorism. ہم خود ہی جو ہے دہشت گردی کا شکار ہیں and we want peace. We are fighting for peace. Everyone in our country has been fighting for peace. اور جو پاکستان کا یہ جو امیج جو خراب ہوا ہے پوری گلوبل کمیونٹی میں، اس کو ریکنسائل کرنے کی میں نے اپنی پوری کوششیں کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. جی، آپ سن رہے تھے احمد نواز کو، جس کی کہ ایک داستان، بہادری کی داستان، اور صرف احمد نواز کی نہیں، پاکستان کی قوم کی بھی بہادری کی داستان ہے، کیونکہ ہم نے امن پایا ہے اس کے بعد، اور خدا کرے ایسے واقعے، ایسے سہانے دوبارہ نہ ہوں. بڑھتے اپنے اگلے موضوع کی طرف جو کہ بہت ہی اہم ہے. آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے، ان کا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے آج جاری کیا ہے. اس میں بہت اہم نکات سامنے آئے ہیں، جیسے کہ پہلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے کیا گیا، اس کے جو مختلف جو ریشنل ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ بھی حکومت کے لیے جو اقدامات سجیسٹ کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثلا یہ کہا گیا کہ کیس کی سماعت کے دوران ہم نے آئین کے آرٹیکل 243 اور آرمی رولز کا جائزہ لیا، لیکن پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر آرمی چیف آف آرمی سٹاف کی جو جنرل کی مدت اور توسیع کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. اداراتی روایات کے مطابق جنرل 3 سال کی میعاد پوری ہونے پر ریٹائر ہو جاتا ہے، اور ادارتی روایات قوانین کا متبادل نہیں ہو سکتی. منتخب نمائندے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی کریں، اور وفاقی حکومت آرمی چیف کی سروس سے متعلق قواعد اور ضوابط طے کرے. وفاقی حکومت ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آرٹیکل 243 کے دائرہ کار کا تعین کرے. واضح طور پہ اس میں جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے اور فوکس کیا گیا ہے. ادارے مضبوط ہوں گے تو قوم ترقی کرے گی، اداروں کی مضبوطی میں ہی قوم کا مفاد ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف نئی تقرری کے لیے 6 ماہ کی مدت رکھی گئی ہے. ان کی موجودہ تقرری بھی مجوزہ قانون سازی سے مشروط ہوگی. نئی قانون سازی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت کا تعین کرے گی، یعنی پارلیمان تعین کرے گی. پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی نہ ہونے کے نتیجے میں جنرل کے عہدے کے 3 سال کی روایت لاگو ہوگی. اضافی نوٹ جو کہ جسٹس کوسن لکھا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. مخصوص تاریخ کے تناظر میں آرمی چیف کا عہدہ کسی بھی عہدے سے زیادہ طاقتور ہے، اور آرمی چیف کا عہدہ لامحدود اختیارات اور حیثیت کا حامل ہے. غیر متعین ثوابدید خطرناک ہوتی ہے. آرمی چیف کے عہدے میں توسیع، دوبارہ تقرری کی شرائط و ضوابط کا قانون میں ذکر نہ ہونا حیرت انگیز تھا. اور یہ بھی کہا، انہوں نے کوٹ کیا برطانوی چیف جسٹس سر ایڈورڈ کوک کو، کہ
साल 1616 में शहबाज शाह जेम्स के इख्तियारात से मुतालिक फैसले का हवाला देते हुए फरमाया आपने कि आप चाहे जितने भी ताकतवर हों कानून से बालातर नहीं। तो अब ये एक दफा फिर इस पे बहस हो गई है, इबहाम मौजूद है कि ये सादा अक्सरियत के साथ तरमीम होगी या फिर ये 2/3 अक्सरियत के साथ होगी। हम ज्यादा बात नहीं करते, हमारे पास इस वक्त सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, कानूनदान, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत महमूद साहब जो कि वफाकी वजीर तालीम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, रुकने कौमी असम्बली है। सर शुक्रिया। जनाब नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं और कई मरतबा वजीर भी रह चुके हैं, वजीर दिफा भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सीनियर रहनुमा और वजीर दिफाई पैदावार भी रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब इरफान कादिर साहब थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पे, लाहौर से हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, मारूफ कानून दान है। सबसे पहले मैं उनके पास ही जाती हूँ और उनसे ही हम पूछते हैं, सर आपने देख लिया होगा ये फैसला, क्या आपको लगता है अभी भी वो इबहाम मौजूद है कि ये सादा अक्सरियत के साथ होगा या फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा और फिर 184(3) के तहत ये मफाद आमा का फैसला है, ये नजरसानी हो सकती है या नहीं हो सकती? जी मैंने ये फैसला देखा है, बादियों नज़र में जो मेरी इम्प्रेशंस हैं वो ये हैं कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ख़ास तौर पे इस पे जो एक्सटेंशन का आंसर है वो तो किसी कानून में तो एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड किया गया, इसी तरह आइन में भी एक्सटेंशन का कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा ये जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी ये चूँकि कानून और आइन से मुबर्रा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल साहब के कहने पे कि 6 माह में हुकूमत जो है वो कानून बनाएगी, तो इस वजह से अदालत ने उनको 6 माह का टाइम दे दिया था। अब आपका जो सवाल है कि ये कानून साजी जो है ये आइन में तरमीम के जरिए होगी या ये सिंपल लेजिस्लेशन से होगी, तो अपेरेंटली चूंकि उन्होंने जिक्र किया है सब्जेक्ट टू लॉ का, तो सब्जेक्ट टू लॉ जो है वो लॉ जो उससे मुराद यही है इस वक्त के सिंपल लेजिस्लेशन से ये होगा अपेरेंटली। लेकिन उन्होंने जब मजीद फैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें यह भी दिया हुआ है कि ये जो आर्टिकल 243 है इसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी पार्लियामेंट को देखना है। तो उसमें कुछ थोड़ा सा उभाम मौजूद है जिससे कि ये कहना ये इतना आसान नहीं है कि ये सिंपल लेजिस्लेशन से होगा या ये कानून में तरमीम, आइन में तरमीम से होगा। सर मैं आपसे इसकी थोड़ी सी तशरीह चाहूंगी कि ये जो इसमें सेकंड इसमें टर्म्स के बारे में लिखा है कि सर्विस ऑफ द रैंक ऑफ जनरल रेगुलेट्स द टेन्योर and other terms of services except salary and allowances of the post of the COS. The salary and allowances of the COS are to be determined by the President under clause 4 of the article 243 of the Constitution. तो ये तो कह रहा है कि 243 का 4 सदर को इख्तियार देता है, तो उसके अंदर तरमीम है क्योंकि इसका तो कानून ही मौजूद नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ इशारा दे रही है शेख? देखें इस सारे फैसले की अगर आप जिस्ट देखें तो उसके 2 हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है जहां पे कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है उसको 3 साल का उन्होंने एज एन इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस अदालत ने मान लिया कि वो हम मान लेते हैं कि ये चूंकि जितनी भी अपॉइंटमेंट से पहले हुई वो 3-3 साल की होती थी, लिहाजा ये 3 साल का है। ठीक। लेकिन एक्सटेंशन वाले आंसर को नहीं माना और आइन के 243 को बुनियाद बनाते हुए ये कहा है कि इसको रेगुलेट लॉ करेगा। तो लॉ से जो रेगुलेशन होगा वो तो सिंपल लेजिस्लेशन लग रही है क्योंकि कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, ये कोर्ट ने नहीं कहा। और अटॉर्नी जनरल ने भी जो अश्योरेंस दी है उस पे लॉ की उन्होंने दी है कि हम लॉ में लॉ बनाएंगे इस पे, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम इस पे अमेंडमेंट लाएंगे। तो अपेरेंटली तो ये सिंपल लेजिस्लेशन से इन्होंने करना है, लेकिन उस सिंपल लेजिस्लेशन में वो पैरामीटर्स तो रखने पड़ेंगे ना। अगर एक्सटेंशन लिखते हैं तो किन वजूहात की बुनियाद पे, क्योंकि जस्टिस खोसा के जो आखिरी जो उनका पैराग्राफ जो उन्होंने सेपरेटली लिखा है जी, उसमें उन्होंने इस तरफ भी इशारा दिया है कि किसी को भी आप आर्बिट्ररी पावर्स नहीं दे सकते इस मामले में। तो अगर एक्सटेंशन भी आप बाय लॉ प्रोवाइड करते हैं तो उसके पैरामीटर्स देने होंगे और वो पैरामीटर्स भी अदालत फिर देख सकेगी
आने वाले दिनों सर मैं में। क्विकली एक तो और भी फिर इसलिए मैं वो पैनल के पास भी पैरामीटर्स जो है जाऊं वो इनको जी सर क्विकली एक और चीज भी ये कहते हैं कि जी इसी के आगे जो 3 क्लॉज है फैसले का जो इसका जो ऑपरेशनल पार्ट है उसमें वो फरमाते हैं कि ऑल्दो एन इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस कैन नॉट बी वैलिड सब्स्टिट्यूट ऑफ द लॉ रिक्वायर्ड टू मेड अंडर क्लॉज नंबर 3 ऑफ आर्टिकल 243 yet in absence of such law the said practice can be enforced to remove uncertainty as to the tenure of the general and and to make the constitutional post of COS functional. However, in the first instance, मतलब उन्होंने इसके ऊपर भी फोकस किया है कि चूंकि ये नहीं है तो इसके लिए इस क्लॉज 3 को भी एड्रेस किया जा सकता है इसके अंदर। उन्होंने जी आप सही कह रही हैं, उन्होंने ये कहा कि ये 3 साल का टेन्योर भी बेहतर है कि कानून साजी इस पे भी हो जाए और ये कानून साजी के जरिए मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस को फॉर द टाइम बीइंग मानते हैं। अच्छा। ये उन्होंने कहा है। और वो जो आखिरी नोट जो जस्टिस खोसा ने लिखा है जी। वो मैं समझता हूं कि इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, यानी उसमें एक अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तारीख के तनाजर में आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है बहुत पावरफुल पोजीशन है ये, और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस खास तौर पे इसके टेन्योर जो है वो अनसर्टन नहीं होना जी चाहिए। हाँ। वो बड़ा जरूरी है कि उस पर एक सर्टेनिटी दी जाए, जो कि मैं समझता हूं उन्होंने एक अच्छी बात लिखी। अच्छा अब इसके ऊपर मैं राना साहब आपके क्योंकि शफकत साहब को बाद में इसमें बताना है कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपने इरफान साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी है और मतलब इबहाम मौजूद है अभी भी, तो आपकी पार्टी जो है या पार्टीज जो है वो क्या इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर अब बहस करेंगी, क्या हो सकता है? देखिए आसमा इसमें शुरू से ही हमारा जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि ये ऑफिस ऐसा है जो जिसमें कमांड और हमारे सिक्योरिटी डिफेंस सारा मामला, जिस तरह जस्टिस खोसा का जिक्र हुआ कि उन्होंने इस ऑफिस के मतलब लिखा है कि हिस्टोरिकली बड़ा पावरफुल ऑफिस रहा है। जी हाँ। तो उसके मतलब जो हैंडलिंग हुई है या जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है वो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से शायद अच्छे तरीके से इसको नहीं वो भी लिखा है उन्होंने फैसले में। जी अब जो इस वक्त करंट सिचुएशन जा रही है डिटेल जजमेंट आ गई है, तो अभी मैं समझता हूँ कि इसमें बहाम की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी मजीद इस पे या कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो इस ऑफिस को मजीद कंट्रोवर्सी में डाला जाए। ठीक। तो एक ऐसा इसको तरीक़ेकार अपनाया जाए जिससे ये एक उसी बावकार तरीके से इसको और वो क्या हो सकता है आपके हैंडल किया जाए। अब ये तो टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि वो इस जजमेंट को किस तरह इंटरप्रेट करती है, उनके लॉ जो लीगल विजर्ड्स हैं वो किस तरह देखते हैं और वो क्या इससे इंटरप्रेट करके लाते हैं कोई चीज़ पार्लियामेंट में, या वो ये भी बात कर रहे हैं कि अपने रिव्यू में भी हम जा सकते हैं, जिस तरह उनके एक वजीर जो हैं जो बड़े लीगल एक बड़े सीनियर चौधरी साहब। तो अब देखते हैं कि ये कैबिनेट में या जिस जगह भी जिस फोरम पे भी ये डिस्कस करते हैं इशू, उसमें ये क्या डिसीजन लेते हैं, रिव्यू में जाना है तो किस तरह जाना है, उसके क्या ग्राउंड्स हैं। ठीक। जैसे इस जो रास्ता है वो ठीक अडॉप्ट किया जाए। ठीक। दूसरा यह है कि अगर पार्लियामेंट में लाते हैं तो वो किस तरह का ये ड्राफ्ट लेके आते हैं, क्या कंटेंट्स होते हैं, वो 243 को एड्रेस करते हैं या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं। ये तो अब गवर्नमेंट के सर आर्मी एक्ट को तो उन्होंने अपने फैसले में ऑलमोस्ट जितना हमने पढ़ा है वो उड़ा के ही रख दिया है। शाह जी आपके ख्याल में क्या है? राना साहब आप समझते हैं कोई पार्लियामानी कमेटी बननी चाहिए जो कि ये फैसला करे कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सादा अक्सरियत वाला है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट वाला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? देखिए आसमा, पहली चीज़ तो ये है कि पार्लियामेंट सॉवरेन होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडेंस तो ज़रूर मिल गई है, लेकिन पार्लियामेंट ने फैसला करना है, क्योंकि देयर इज नो क्वेश्चन कि इसमें इस जजमेंट के किसी भी हिस्से से आप डिसएग्री नहीं कर सकते। ठीक। एक इबाम है क्योंकि ओवर द इयर्स एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये कुछ ऐसी पोस्टें हैं या ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे कभी कोई खुल के डिबेट भी नहीं हुई, कभी कानून को नहीं देखा गया कि भाई नहीं ये तो ऑफ लिमिट्स एरिया है, जिसकी वजह से अब आज ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो कानून में लिखी हुई नहीं है। तो जब इस इशू को कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता है तो ज़ाहिर जजमेंट तो इसी तरह से आनी है। आर्मी एक्ट की ज़रूरत है या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है? पहली चीज़ प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ तो ये कहता है, ऑफ द जजमेंट ये कहता है कि
जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स दी गई हैं इन 243 उसकी लिमिट्स आप लॉ में सेट करें यानी तरमीम, आईनी तरमीम। नो नहीं, अच्छा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक ठीक ठीक। तो आर्मी एक्ट को अच्छा खासा उसको रिवाइज करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ 243 जो है उसको डिसाइड उसको रीसेट करने के आप अपने लॉ में करें। अब सवाल ये कि क्या 243 को चेंज करने की या अमेंड करने की जरूरत है? उसमें एक ज्यादा सर्टेनिटी आ जाती है। सर्टेनिटी ये आएगी, और ये सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ये सारे चीफ्स को अप्लाई करेगा कि उसके बाद फिर ये इबाहम नहीं रहे, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स नहीं रहेगा, ठीक फिर है। वो एक कानून बन जाएगा, फाइनलिटी उसमें आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आर्मी एक्ट को जाहिर है कि जब भी उसकी इंटरप्रिटेशन की बात होगी फिर वो मामला कोर्ट्स में जाएगा। अच्छा, सकता है। मैं गवर्नमेंट से, क्योंकि कमेटी भी शायद बनाई थी, शफकत साहब आप उसका हिस्सा भी हैं जो कि इस कानून साजी के हवाले से, नहीं दूसरी कमेटी का है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले, तो अब सवाल यही है कि क्या आपने क्या सोचा है, हुकूमत के यहाँ क्या इसके ऊपर बहस हुई है कि आईनी तरमीम होगी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? आज फैसला आया है, काफ़ी तफसीली फैसला है, तो इसको बैठ के बड़े गौर से पढ़ा जाएगा और हमारे जो कानूनदान हैं वो उसको पढ़ेंगे। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन नवीद ने सही बात कही कि ये मामलात ऐसे हैं जिन पे तारीखी तौर पे कभी बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई, और क्योंकि तारीखी तौर पे बहुत सारी कभी बहस नहीं हुई, तो इसकी वजह से वो जो एक केस लॉ जिसे कह सकते हैं या जो लेजिस्लेशन है या बाकी चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन बादी नज़र में, मतलब मैं अगेन कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो निज़ाम है, आइनी निज़ाम है, वो उसको अंग्रेजी में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स में कहते हैं कि वो 3 हिस्सों में तकसीम है, और वो 3 हिस्से में क्या है कि एक मुकन्नना है, एक जुडिशरी है और एक इंतज़ामिया। अब ये तो ज़रूर जुडिशरी का हक भी है और मैंडेट भी है कि वो कोई कानून जो है, जो आइन जो है, उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है, और बिल्कुल उसकी गाइडेंस जो है वो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे पार्लियामेंट को कि जी आप ये करें और आप वो करें। ये फैसला जो है ये पार्लियामेंट ने खुद करना है, और क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस इशू को भी स्टडी किया जाएगा। तो आप लोग रिव्यू में भी जा सकते हैं? नहीं, मैंने ये कहा ना कि ये मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि हम रिव्यू में जा सकते हैं। हो सकता है रिव्यू में जाए, लेकिन ये जो हमारे कानूनदान है। दूसरी बात ये है कि अगर जो मेरी इतला है, मैं अगेन आई प्लीड कि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन 56 और 62 के आइन में मेरी इतला के मुताबिक एक टेन्योर का तयन था, लेकिन 73 के आइन में डिलिबरेटली इसको नहीं रखा गया, और इसलिए नहीं रखा गया कि एग्जेक्टिव, क्योंकि ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, तो इसके टेन्योर की डिटर्मिनेशन एग्जेक्टिव के ऊपर छोड़ दी गई थी कि वो करें, और इसको वो नहीं किया था। लेकिन एक प्रैक्टिस बन गई कि जी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जी 3-3 साल का है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो इक़दाम किया गया वो किसी भी लिहाज से गैर आईनी था, ऐसी बात नहीं है। ठीक, उसकी आप ज़ेर ज़बर पे बहस कर सकते हैं, लेकिन गैर अपॉइंटमेंट का हक है, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, और जो एक यानी इस तरह की टेन्योर के अंदर जो बढ़ावा है वो इसमें मौजूद नहीं है। इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी एक आखिरी बात, ठीक है आपकी बात इस हद तक ठीक है कि जी डिस्कशन होगी तो इसमें ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है कि उन्होंने किस तरीके से। बिल्कुल, वो तो पार्लियामेंट को ही करना है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फैसला हुआ है, अदालत ने 6 महीने दिए और उसके बाद पार्लियामेंट उसके ऊपर लेजिस्लेशन करेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी कि ये पार्लियामान का भी इम्तिहान है, और वो किस तरह से, क्या पार्लियामान जो है वो इसके लिए तैयार है, इस इम्तिहान को करने के लिए, कि फॉरएवर ये तय किया जाए कि आर्मी चीफ को तौसीह देनी है कि नहीं देनी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले इस बात के ऊपर तो इत्तफाक नज़र आ रहा है इरफान कादिर साहब का भी और पार्लियामेंटेरियंस का भी, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस का, कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए यानी सादा अक्सरियत के साथ इसको किया जा सकता है। लेकिन इरफान साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 184(3) जो है उसका स्कोप तो बड़ा महदूद होता है, उसमें तो नजर सानी मौजूद नहीं होती। ये जो डिसीजन है ये तो 184(3) के अंडर है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हो सकती है नजर सानी कि नहीं? जी, ये आप ठीक आपने कहा है कि 184(3) का जो दायरा होता है वो बड़ा महदूद होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका दायरा इख्तियार था या अदालत की जो जुरिस्डिक्शन थी उसको उस पर कंसीड किया जो वकला पेश हुए वहाँ पे, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी थे और आर्मी चीफ के जो लॉयर हैं वो भी थे। तो उन्होंने इस बात पे कंसीड किया कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन का, उन्होंने कहा कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है और रिव्यू इसमें बहुत मुश्किल रिव्यू होता है। इसमें 184(3) में अपील नहीं होती बल्कि रिव्यू होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रिव्यू का जो स्कोप है वो इतना कम हो चुका है कि इन्होंने खुद ना सिर्फ कंसीड किया बल्कि कहा कि जी हमें 6 माह दे दिए जाएं, हम पार्लियामेंट के पास चले जाएंगे और वहां से हम कानून साजी कराएंगे। हमें कानून साजी के लिए 6 माह इन्होंने खुद मांगे। अब चूंकि वो 6 माह इन्होंने खुद मांगे हैं तो ये रिव्यू उसी सूरत में फाइल कर सकते हैं अगर कि हुकूमत पाकिस्तान ये कहे कि जी हमने अटॉर्नी जनरल साहब को ये इख्तियार तो नहीं दिया था कि वो इस तरह से कंसीड करें, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत एक मुश्किल चीज़ होगी। और आखिरी बात मैं ये आपके तवसत से ये भी कहता चलूँ कि अभी बहुत ज़ीरक पार्लियामेंटेरियंस हैं और शफकत महमूद साहब ने अभी जिक्र भी किया, उन्होंने कहा मैं कोई वकील नहीं हूँ, तो मुझे इस पर थोड़ी हैरानगी भी हुई क्योंकि इसमें वकील की बात नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस जो है तो एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि हमसे ज़्यादा उनको आता है और मेरा ख्याल है वो कसर नफसी से काम ले रहे थे। हाँ। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं वकील नहीं हूँ तो फिर मैं भी कहूँगा कि मैं भी पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियंस जो है वो बड़ी हमें मशले राह दे सकते हैं सारी चीजें। बिल्कुल सर, और इस मामले पे तो करना मुझे उम्मीद है कि ये खुश उसलूबी से मामला तय होना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब आप सर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ये तो कंसेंसस है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सादा अक्सरियत नहीं, इंटायरली नहीं, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट को पहले थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ, रिव्यू वाली। जहाँ तक लीगल बात है वो तो इरफान कादिर साहब ने भी कहा, कुछ हद तक आपने भी बताया, लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है कि देखें कोर्ट ने एक गाइडेंस दी है क्योंकि आपके यहाँ एक सुखम मौजूद है, देयर इज़ अ वैक्यूम कि आपको ये पता नहीं है कि टेन्योर एक्चुअली क्या है, एक्सेप्ट बाय ट्रेडिशन, आपको ये पता नहीं है कि उनकी टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा सेटल, जब बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में आए ही है तो इसको एक दफ़ा सेटल कर दें। इसको फिर दोबारा से क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करना कि कहीं पार्लियामेंट में हम कंसेंसस नहीं बना सकेंगे वगैरह, ये आई थिंक ये कॉप आउट इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है, हो गया है कि इसके अंदर तरमीम करनी है, वो तो एक जजमेंट आ गई है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से घबराना नहीं चाहिए। उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब बैठते हैं अक्रॉस द बोर्ड तो फैसले हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आई थिंक कि उस बात से हमें एक पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा ये कि फिर अगर आपने उस पर रिव्यू में गए और समहाउ वो रिव्यू एक्सेप्ट हुआ कि हाँ, तो फिर क्या, फिर ये तो सारे क्वेश्चंस फिर ओपन बिल्कुल जो आप बात कर रहे थे कि 6 महीने का क्या फिर आर्बिट्ररी रहेगा ना। हाँ। कि जिसकी जब मर्जी आएगी वो कहेगा मुझे एक्सटेंशन चाहिए, फिर दूसरी गवर्नमेंट कहेगी हाँ या नहीं। हाँ। उसके डिपेंड उस पे फिर आगे के एक्शंस होते हैं। पूरा मुल्क में जो है एक इंस्टेबिलिटी होगी और ये बहुत अहम कौमी इदारा है और कौमी सरबराह है, तो इसके ऊपर तो जरूर, लेकिन तौसीह देनी है या नहीं देनी ये भी अब आपके इख्तियार में। 6 महीने के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी। ये इशू ये नहीं है तो देनी है एक्सटेंशन या नहीं देनी, इशू ये है कि एक लीगल फ्रेमवर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्रोसेस एक्सटेंशन वाला। वो अदालत ने कहा कि ये प्रोवाइड किया जाए थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो रेगुलेट करना है 243 को। आप इस फेवर में कि 3 साल की टर्म जो है वो दी जाए तरमीम करते हुए? ये तो गवर्नमेंट ने देनी है ना जी। असल तो ये है कि ये सर कानून तो आपने बनाना है, कानून ये तो नहीं, वहाँ तो ये करना है कि ये एक्सटेंशन को किस तरह रेगुलेट करना है। लॉ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का जो है वो यही होगा कि रेगुलेट किस तरह नहीं। मेरा ख्याल है कि आज जस्टिस खोसा साहब ने इसके ऊपर भी लिखा है
कि ये फैसला करना है आपने कि तोसी दे, ये पार्लियामान का उनका खुद नहीं, मुख्तारी है। उन्होंने कहा कि अगर लॉ नहीं आप पास करते, नहीं बनाते, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो यही हुआ ना कि अगर लॉ नहीं बनता लॉ किस लिए करना है, रेगुलेट करना है ना नहीं, इसको। अगर लॉ में नहीं डालते आपके हम एक्सटेंशन हो तोसी नहीं सकती देते है, तो तो हो वो सकती है। एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी। नहीं, नहीं। Simple as that, तो ना। पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? अभी देखिए, मेरे ख्याल है नहीं, राणा साहब अभी थोड़ा सोचेंगे, अभी भी लंदन से आए हैं वैसे। नहीं issue ये- आप मैं शायद रजिस्टर नहीं करा सका, जी थोड़ा सा सर, मैं बताऊं जी जी। कि वहाँ ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन का जिक्र करना है, वहाँ ये करना है कि एक्सटेंशन की जो प्रोविजन नहीं है वो होगी या नहीं होगी प्रोविजन, और जब प्रोविजन होगी तो नेचुरली फिर एक्सटेंशन होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले ही डालना पड़ेगा कि मौजूदा आर्मी चीफ को आपने तौसी देनी है कि नहीं नहीं देनी? नहीं नहीं नहीं, ये होगा कि क्या 243 के जो रेगुलेट के नीचे एक लॉ बने जो रेगुलेट करे कि एक्सटेंशन, उसकी टर्न्योर, उसकी एक्सटेंशन का किस तरह रेगुलेट करना है, वो ये provision आ जाती डिसाइडेड है, आपके ख्याल में कि तो 3 वो फिर साल? ये करेगी, गवर्नमेंट करेगी नोटिफिकेशन। नहीं सर, मैं अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं Before you move on to him, मैं भी clarify जी करता हूँ पहले। जी जी सर, आपकी मुश्किल आसान कर रहे हैं जी। एक सेकंड। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई भी कानून जो है ना पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता और स्पेसिफिकली नहीं होना ये आज मेंशन किए पर्सन स्पेसिफिक ना हो, कि ये भी कहा, गाइडलाइन जो दी भी है। होगा, ये मेरा मतलब है ना, जो आप जो भी समझ होगा नहीं रहे। वो सर्विसेज चीफ्स के लिए ठीक, मैं समझ all गई। time समझ ठीक गए। ठीक जी होगा। मेरा भी जी यही शाह जी, point वो था यही कि कह रहे हैं ये कि ये सिर्फ जनरल बाजवा के लिए नहीं, बल्कि ये ओवरऑल डिसाइड होगा कि हमने आर्मी चीफ को अगर तोसी देनी है आगे जाके कभी, तो Starting इतने with साल the हो या ना हो। टर्म की बात है ना, बात पहले तो है, अस्सी की तो exactly. बात की बात है, टर्म कितना होगा, Exactly 3 साल मैं कह होगा, रहा हूँ यार। 3 साल एक्सटेंडेबल शफकत साहब, होगा, अब जी, 4 साल ये होगा, framework- ये क्या होगा, ये मतलब framework- जैसे सर, आप इस पे decide homework- करें। अगर मैं मुझे कोई थोड़ी इजाजत सर, दे आप- दें, मेरे सर- मोहतरम दोस्त जो हैं, हाँ। जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, नहीं देखें, इसमें तो कोई शक की वाली बात नहीं है, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर हम कानून कई लेके आए हैं जिसमें इत्तेफाक होता है, डिस्कशन होती है, अब भी हम लेके आएंगे, उसके ऊपर आई एम श्योर कौमी मफाद में जो होगा सारी जमातें मिलके बैठ के करेंगी। कौमी इसके- मफाद कैसा सर? इसके बारे में मुझे कोई भी लेजिस्लेशन होती है कौमी मफाद में होती है ना। हाँ, कोई भी तो legislation, हाँ, तो ठीक। जब हम आपस में मिलके बैठेंगे तो हम कौमी मफाद को मद्देनजर रख के, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़रा एक लिहाज से आप कह लें कि इस लॉ कवानीन की जो फ़िलासफ़ी है ना, मैं उस पर जाना चाहता हूँ कि हुआ क्या है पिछले 10-15-20 सालों में, 10-15 सालों से, मेरा इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से, कि सेक्शन 184(3 जो है ना, उसकी वजह से जो इंक्रोचमेंट हुई है लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर और ख़ास तौर पे एग्जेक्टिव पावर के ऊपर, यानी कि वो जो हमारे आइन का जो एक बुनियाद है ना, उसको तब्दील कर दिया गया। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को चैलेंज हुआ है, सिर्फ किया सुप्रीमेसी गया। ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं, हाँ वो भी, ज्यादा और साथ साथ एग्जेक्टिव की जो अथॉरिटी है ना, मिसाल के तौर पे, तो आप उसको भी करेंगे लेजिस्लेटर? मैं बात जो कर रहा हूँ ना उसको प्लीज समझें, मुझे थोड़ा सा मौका दें। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें एक आर्गूमेंट को बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक। मैं सिर्फ ये आर्गूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आज हमारी हुकूमत है, कल राणा साहब की थी, उससे परसों नवीद साहब की थी, कि जो इख्तियारात आइन के अंदर एग्जेक्टिव के हैं वो एग्जेक्टिव के रहने चाहिए, जो इख्तियारात लेजिस्लेचर के हैं वो लेजिस्लेशन के। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो एक हमारा एक विरसे में चला आ रहा है कि ये दुनिया जहान की पार्लियामेंट्स का इख्तियार है कि वो सुपीरियर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी, हमारे एग्जेक्टिव ने, लेजिस्लेशन ने ये फैसला किया और उसके ऊपर जुडिशरी ने उस ज़माने में एक जजमेंट दे दी कि नहीं, जो हम कहते हैं वो सो मकसद ये है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन दूर होनी है, ये तो एक मामला है ना, उसमें बाकी मामला भी बड़ा ज़रूरी है कि उनको भी देखा जाए कि एग्जेक्टिव की अथॉरिटी एनक्रोच नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब पीपल्स पार्टी ये बात उठाती थी तो उस वक्त पीएमएलएन और पीटीआई उनकी मुखालफत करते थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और इंक्रोच हो रही थी, डेली बुनियादों के ऊपर जो है वो अदालत अपने फैसले सुना रही थी। अब क्या हुकूमत इसको चेंज करने जाएगी और फिर इस लेजिस्लेशन के ऊपर इत्तफाक राय, डिस्कशन और जो एक फॉर्मुलेशन ऑफ द बिल है वो क्या मुश्तरका तौर पे होगा या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो पाया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब इत्तफाक राय के ऊपर हम आते हैं कि ये बार बार ये बात राना साहब कही जाती है कि इत्तफाक राय हुकूमत ने पैदा करना है। क्या करे हुकूमत के? इत्तफाक राय करे, एक बिल है, लेजिस्लेट करना है,
किस के आप इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं या वही उधर ही हैं आप? नहीं, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन पे आ रही हूँ। देखिए, जो भी मैंने पहले भी बात की थी कि ये प्रपोज जो करेंगे, जो भी तरीक़ाकार है या ड्राफ्ट है या उसके कंटेस्ट जितने भी हैं वो लाएंगे, जिस तरह नवीस साहब भी बैठे हैं, शफकत साहब भी हमारे पास आए बैठे, उस पर डिस्कस करेंगे और जो चीज़ बेहतर होगी डेफिनेटली उस पर इत्फाक राय हो जाता है। पिछले दिनों में भी हम बैठे थे, इन्होंने कोई हरीडली कुछ ऐसी लेजिस्लेशन कर दी, उस पर शायद शफकत साहब भी हमारे साथ बैठे हैं या नहीं, जो हम मीटिंग करते रहे हैं। तो लेकिन 11 चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तो आज भी नहीं हो 11-12 उसमें भी आते हैं, 11-12 ऐसे थे जिसमें मेरा सारे हमें कोई ऐसा इशू नहीं था सिवाय 3 के। तो हमने कहा ये इसमें कंट्रोवर्सी है, बैठ जाएं, बाकी ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी से आए हैं तो आपने इसको इस तरह क्यों इस तरह पास कराया, जब स्टैंडिंग कमेटी से वो क्लियर होके आए हुए थे। ठीक। तो उसमें आपने ये क्या किया, ये तरीक़ेकार का मसला है, ये जो तरीक़ेकार इन्होंने अपनाया हुआ है, रवैया कह लें या वहाँ पे जिस तरह ये काम करते हैं, हालांकि वही काम आसानी से प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए वो हो सकते नहीं हैं। सर, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे क्या मसला है? चीफ हम तो इलेक्शन ये समझ कमीशन पे देखिए, इतना वही बड़ा जो मसला बात बन गया शफकत ये। साहब अभी ब्रेक में कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका जो डेड लॉक आ जाता है, वहाँ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ बहुत सारी, जिस तरह ये एक आ गया है। तो जब आप पार्लिमानी कमेटी प्रपोज कर रहे हैं तो उसमें आप 50-50 कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन अपोजिशन की और गवर्नमेंट की, तो वो तो स्टार्स वही रहेगा जो वो इनिशियली लिया होता है तो उस पे नहीं कोई अभी तक गवर्नमेंट ने, फैसला। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने या लीडर ऑफ द हाउस ने लिया होता है, प्राइम मिनिस्टर ने, वही वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक। लेकिन बात वही है कि हमें विद ऑल सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी ऐसा काम करना चाहिए जो वही कौमी मफाद में हो। हाँ। एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स लगाने हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन लगाना है, ठीक। तो ऐसा हो जो क्रेडिबल हो, जो सही इलेक्शन फेयर एंड फ्री, जिसके कराए हुए इलेक्शन पे कोई उंगली ना लेकिन उठाए। अब तो ये मेरे ख्याल नवीद उस पे कमर साहब- ऐसी कोई बात नहीं, आप 6 बंदे हैं, हाँ। उस पे आप बैठ के देख सकते हैं कि यार 1 2 3 ये सारे हैं, इनमें से कौन सा बेहतर आदमी तो है, किसी एक पे भी 6 ये पे भी नहीं हम हो एग्री सका कर ना सकते सर, ये नवीद कमर साहब, ये नहीं हो सका ये। गुजारिश करूं, आज की मीटिंग का थोड़ा सा हवाला देते हुए 1-2 चीज़ों पे कंसेंसस था। पहली चीज़ तो ये कि ये इशू जो है वो पार्लियामेंट में ही डिसाइड होना चाहिए, पहले भी पार्लियामेंट में होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मिस हैंडलिंग हुई, जिसकी वजह से वो नहीं हुआ, फिर कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने वापस पार्लियामेंट को भेजा। तो अब भी जो है इशू इसी कमेटी के अंदर ही डिसाइड हो जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये डिसाइड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने जितने दिन दिए थे वो शायद ख़त्म हो रहे हैं कल वाली हियरिंग तक, तो शायद गवर्नमेंट ये करेगी रिक्वेस्ट कोर्ट में कि लेके थोड़ा सा नहीं, अच्छा, थोड़ा कोर्ट सा से टाइम, कहेगी कि एक्सटेंड करें। थोड़ा सा टाइम दें ताकि हम वी आर कमिंग क्लोज टू एक्सटेंशन, क्योंकि पहले 2 थे ना जब ठीक। कोर्ट में गया था बात, तो 2 मेंबर्स फ्रॉम तो सिंध अब एंड आपका और पीएमएलएन का इख्तलाफ है ना, गवर्नमेंट का तो कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा पीएमएलएन की इशू नहीं है। कैंडिडेट के ऊपर, जो हमें इत्तलात है सर। नहीं, अच्छा। आपको तो हर किस्म की इत्तला मिलती रहती है लेकिन बात सारी ये है कि बैठ के एक कंसेंसस बनाना है, ठीक। क्योंकि जब तक कंसेंसस नहीं बनता तो फिर ये अपॉइंटमेंट्स तो कंसेंसस बना पाएगी गवर्नमेंट, ये हो या आर्मी चीफ की तैनाती वाली कानून साजी वो हो? तो अभी दूसरा फेज आएगा ना, पहले तो इस फेज से तो निकले, मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक कि बैठ शफकत जाएंगे। साहब, इतनी अच्छी हो अपोजिशन आपको मिली है, देखिए ना, इतना वो तो कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं आपके लिए, तो फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे सर। आज नोटिफिकेशन के ऊपर भी इतना लंबा पैरा लिखा है जजमेंट के अंदर। नहीं, खैर देखें, बात यह है कि जहाँ तक जजेस ने लिखा है, जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, और खोसा साहब और सारे जो इस बेंच पे मौजूद हैं, उस पर बात नहीं, हम तो एक इसके जो फ़लसफ़ा कह लें या इसके जो इसके अंदर जो कानून पिन्हा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़, मैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला, मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, नवीद कमर साहब और सारे लोग बैठ के कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे अगेन फिर अमूमी बात करूँगा, क्योंकि मैं तफसील की बात कर नहीं सकता, अभी फैसला हुआ नहीं। हाँ। हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अपना निज़ाम है, सिस्टम जिसे कहते हैं, उसको इतना अच्छा बना दें कि कोई एक शख्स जो है ना वो आके उसको बर्बाद ना कर सके या उसको मिसयूज़ ना कर सके, या उसकी प्रॉब्लम वहाँ पे पैदा होती है कि जहाँ पे इतनी कोई लीवे होती है कि एक, अब क्यों हम इतने एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हैं कि जी फ़लाँ शख्स को होना चाहिए फ़लाँ, इसलिए कि हमारे अंदर एक फीलिंग है
کہ ایک آدمی اگر آئے گا تو وہ شاید ہمارے حق میں جائے گا یا ایک آدمی آئے گا ہمارے خلاف جائے گا. نظام پہ ٹرسٹ نہیں ہے نا, نظام پہ ٹرسٹ نہیں نا, سو اس لیے اس کی ایک تاریخ ہے نا سر. سو نہیں تاریخ ہے, بالکل ہے, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہم نے, میں اور نوید صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے, پچھلی پارلیمنٹ میں 5 سال ہم نے 3 سال لگا کے کافی چیزوں کو ٹھیک کیا. جی ہاں, بدقسمتی سے جب الیکشن شروع ہوا تو چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ایسی چیزیں جن پہ طے ہو چکا تھا ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. مثال کے طور پہ یہ طے ہوا تھا کہ سارے کینڈیڈیٹس کو ووٹر لسٹ جو ہے وہ ملے گی ایک USB فارم میں. جب ہم USB فارم لینے گئے تو انہوں نے پہلے تو لیتو لال کی, پھر 14 لاکھ روپیہ مانگ لیا. سو مقصد یہ ہے, جو کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ریپریزنٹیٹو کے پاس اتنے پیسے نہیں, لیکن ضرورت بھی نہیں ہے نا, بلکہ USB ہمیں آپس میں جب ہم مل کے باقی چیزوں, ابھی تو یہ انشاءاللہ یہ طے ہو جائے گا, لیکن ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ سسٹم ایسا ہو کہ اس کو صرف مینج کیا جائے, اس کو مینیپولیٹ نہ کیا جائے. تو پھر وہ آپ یہ بھی طے کر لیں گے چیف الیکشن کمیشنر کا بھی اور خود ہی, تاکہ آپ کورٹ میں جا کے کہہ دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم مل کے آپس میں طے کر لیں, کیونکہ قانون تو اس چیز کا سائلنٹ ہے کہ اگر ہم آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے, قانون تو خاموش ہے. اس کے بعد نیچرلی جہاں خاموشی ہے قانون کی وہاں پھر عدالتوں میں ہی جائے گا. کوئی ایسا چانس بھی ہے نوید قمر صاحب کہ آپ لوگ کہیں کہ نہیں ہماری یہ گزارشات ہیں اور ہم آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں, کیونکہ خواجہ صاحب نے تو اس دن کہہ دیا کہ اتنی اہم وہ قانون سازی ہو رہی ہے لیکن رویہ گورنمنٹ کا ایسا ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے اس کے اندر. نہیں, یہ بات درست ہے کہ رویہ تو واقعی کافی حد تک جو ہے ہاسٹائل ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ یہ پچھلے 1 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے نہیں رہا ہے. اب ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے تجربے سے سیکھتا ہے. تو جو ہم 2 پارٹیز نے اتنے سالوں میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کے سیکھ لیا, کچھ حد تک سیکھا, میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی سیکھے کہ پارلیمان میں طے کرے چیز کو. پارلیمان میں لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرو. یہ تو ویسے مراد سعید صاحب کو کہے تھوڑا ذرا جذباتی کم ہو تو پھر شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی پارلیمان. میں وہ متنازع بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن برائی کو برا کہنا تو کوئی برائی نہیں ہے. اچھا پھر تو سر ساری رات روندے رہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ, اور یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف ہمارے نہیں. اب دیکھیں نا, جب آپ اپوزیشن کی تقریریں سنیں تو وہ جو ان کو برا لگتا ہے یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس پہ لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے جتنا اتفاق آج ہمارے پروگرام میں نظر آیا, اللہ کرے کہ پارلیمان کے اندر بھی اسی طرح اتفاق ہو اور پارلیمان کی بالادستی اور جو سپریمیسی کی جنگ پاکستان کی سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں وہ باقاعدہ فیصلے اسی پارلیمان کے اندر آئے. ان تمام فیصلوں کا اختیار اس وقت پارلیمنٹ کے پاس ہے. دیکھنا یہ کہ پارلیمنٹ اس امتحان پہ پورا اترتی ہے یا نہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.